आज की क्लास भी ये हम मतलब आज वाली क्लास होगी, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। और यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है, अभी लास्ट क्लास ही होगी। उसके बाद आपको एक ऐप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस ऐप पे ही सारी रिकॉर्डिंग आया करेगी। ओके सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर। आज का टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी। आज बेसिक होगा, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें सब फिर एडवांस का काम स्टार्ट हो जाएगा अपना। प्रोबेबिलिटी हमेशा हम पता करते हैं एक इवेंट की। प्रोबेबिलिटी हमेशा फाइंड की जाती है एक इवेंट की। बट इवेंट पे पहुंचने से पहले इवेंट होता क्या चीज है? सबसे सर पहले। हाँ जी। सर आपने जो असाइनमेंट्स दी थी वो कब डिस्कस होंगी ऐप में ही? मैंने असाइनमेंट जो दी है वो सैटरडे मतलब कल डिस्कस होंगी। ओके ओके सर। सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब पहले आया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के साथ वर्ड लगा है रैंडम। कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी काम किया जिसकी पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, जिसके पॉसिबल रिजल्ट्स हमें पता है। प्रोबेबिलिटी में कॉइन की इंपॉर्टेंस रहती है, डाइस की रहती है, कार्ड्स की रहती है, बॉल्स की रहती है। मतलब जो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जांपल्स चेंज करके क्वेश्चंस पूछ लेंगे। क्वेश्चन भी वैसे ही आने, डाइस के ऊपर आएंगे, कॉइन के ऊपर आएंगे। तो इनके लिए वही एक्सपेरिमेंट है अभी तक। तो अपनी एग्जांपल में भी हम वही काम करते हैं कि अगर आपने एक कॉइन टॉस किया है, तो हमें पता है इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब पॉसिबल आउटकम्स हमें इसकी पता है क्या आनी थी। तो बट एट ए टाइम क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एट ए टाइम क्या आना है रिजल्ट वो हमें नहीं पता, तो इसका नाम बन गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने एक डाइस थ्रो किया, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है हमें पता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आएगा, बट कौन सा नीचे आके गिर जाए हमें नहीं पता। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। जो भी इसके पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते थे, अगर उसको हमने एक सेट में लिख दिया, करली ब्रेसेस में सारे नंबर्स को डाल के एक सेट में लिख दिया, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जो जो भी आंसर आ सकते थे वो सैंपल स्पेस बन गया। अब अगली बात है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट कैसे बनता है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, तो कोई भी सैंपल स्पेस का सबसेट बोला जाएगा एक इवेंट। और हम छोटे होते से पढ़ते आए हैं कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to power 3। 2 raised to power 3, 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम अपने लिए सेट का मतलब सैंपल स्पेस हुआ, सबसेट का नाम चेंज करके क्या रख देंगे? इवेंट। तो अगर एक सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट है, तो उसके कितने इवेंट बन सकते हैं? 8। अगर सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनेंगे? 2 raised to power 6। ठीक है। बहुत ही ज्यादा कोई बेसिक क्वेश्चन कभी आ गया, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, तो वो जितने सबसेट होते हैं उतने इवेंट्स हो जाएंगे। और जब इवेंट बन गया तो हम प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी पता करते होते हैं? एक इवेंट की।
एक कॉइन टॉस किया गया है तो उसका सैंपल स्पेस हेड टेल है, तो इसके इवेंट्स बनाओ जरा, कौन कौन से होंगे? एक तो एम्प्टी, हेड, टेल, और उसके बाद हेड टेल। हेड। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो हम क्या ही आंसर पूछेंगे? अब मतलब अपना पूछने के लिए क्या होगा? किसकी प्रोबेबिलिटी पता करोगे? या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता करोगे, टेल आने की प्रोबेबिलिटी पता करोगे। हेड और टेल आ गया, कुछ भी नहीं आया, चलो ये इम्पॉसिबल इवेंट है अगर कभी हुआ तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो इवेंट की बात करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करें कॉइन के ऊपर। एक कॉइन के दो फेसिस, हेड टेल। अगर कॉइन को एक बार उछाला गया है, इसकी पावर एक, मतलब इसके दो फेसिस हैं तो 2 रेज टू पावर 1। इसके सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट आएंगे। कॉइन को दो बार फेंका गया, इसकी पावर 2। कॉइन मतलब दो फेस, तो ये 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2। कॉइन मतलब दो फेस, तीन बार अगर कॉइन को फेंका गया तो एलिमेंट उसके सैंपल स्पेस में कितने आएंगे? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अगर कॉइन के केस में देखना हो तो कॉइन के पास दो फेस होते हैं। कितनी बार आपने ये काम किया है? एक बार उछाला सिक्का, सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट आएंगे। दो बार उछाला, चार आएंगे। तीन बार उछाला तो 8 एलिमेंट आएंगे। उस तरह अगर कॉइन को एन टाइम टॉस किया गया है तो उसके सैंपल स्पेस में 2 रेज टू पावर n एलिमेंट आ जाएंगे। डाइस के केस में एक डाई मतलब कितने फेस? छह 6। फेस हो गए इसके। एक बार इसको फेंका गया तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट। डाई को दो बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट। तीन बार फेंका गया तो 6 की पावर 3, 216 एलिमेंट। तो अगर किसी, जो जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पॉसिबल रिजल्ट्स जितने होंगे, डाइस के 6 पॉसिबल रिजल्ट्स थे, कॉइन के दो पॉसिबल रिजल्ट थे, वो आपने काम कितनी बार किया है? जितनी बार किया वो पावर बन जाती है, उतने सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ जाते हैं। इसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के 8 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं अगर, 8 उसके आंसर आ सकते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया गया है, 3 टाइम्स। तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 8 8 रेज टू पावर 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कॉइन के केस में सैंपल स्पेस दो का हेड टेल बन गया। दो बार अगर उछाला सिक्के को, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये चार आ जाएंगे। अभी पहला टॉपिक हम सिर्फ कॉइन के ऊपर करते हैं। 3 बार अगर कॉइन को टॉस किया गया है तो 8 एलिमेंट आएंगे। 8 बनाने का तरीका, 4 बार हेड लिख दिया, 4 बार टेल लिख दिया। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, देन हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये 8 एलिमेंट बन जाएंगे, जो कि सैंपल स्पेस तैयार हो गया अगर हमें 3 बार कॉइन को टॉस करना। उसी तरह 4 बार, 5 बार, 6 बार तक भी क्वेश्चन बन सकता है। बट अगर हमें सैंपल स्पेस को देख के क्वेश्चन करना है तो 3 बार तक काफी है, कि 3 बार तक का हमें पता होना चाहिए। इससे ज्यादा बार अगर कॉइन टॉस किया गया है तो हम बिना सैंपल स्पेस से ही क्वेश्चन कर लिया करेंगे। अब सैंपल स्पेस हो गया, उसके बाद जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन फेवरेबल, जो अपने फेवर में है, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, टोटल जितनी सैंपल स्पेस में बैठी। ये ऊपर वाला रिलेटेड है इवेंट के साथ, नीचे वाला रिलेटेड है सैंपल स्पेस के साथ।
तो एक कॉइन को अगर एक बार फेंका गया है, उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट, हेड टेल। अगर कॉइन को दो बार फेंका गया है, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। एक बार हेड आ रहा है, वो कितने केसेस बने? एक और टू एक। बाई फोर 2/4, 1/2। अगर तीन बार कॉइन को टॉस किया गया है, 3 टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड की क्या रहेगी? 2/4 2/4। 3/8। टू टाइम्स एपिसोड। 3/8। यही सेम क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहा है। अगर 4 बार काम हुआ और अभी भी हमें चाहिए एग्जैक्टली वन हेड, देन आंसर इज आएगा 4/16। 4/16। 4/60। देखो, जब अपने पास हमने दो कॉइन्स फ्लिप किए थे, तो दो डब्बे हमने भरने थे, दो रिजल्ट आने थे अपने पास। हम चाहते थे एग्जैक्टली वन हेड की बात हो, एक बार हेड आए। एक बार अगर हेड आ जाता है, तो दूसरे पे पक्का टेल आएगा। या तो इधर हेड आ सकता था या इधर टेल आ सकता था। दो में से कितने प्लेस हेड ने ऑक्यूपाई करने थे? वन प्लेस। तो दो में से एक प्लेस चूज करना था। 2C1 कॉम्बिनेशन आता है ना खोलना सबको। हाँ जी सर। मतलब अगर 7C3 है, तो इसको कैसे खोलेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन नहीं, 3/4। 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में नहीं खोलना। 7 × 6 × 5, नीचे 3 × 2 × 1। 7C3 है, 7 को 3 बार खोलना है। 7, 6, 5, नीचे वाले को पूरा खोलना है। 8C4 है अगर, तो 8 को 4 बार खोलना है। 8, 7, 6, 5, नीचे वाले को पूरा वन तक जाने दो। वे काट कूट के जितना होगा आंसर आ जाएगा। दो में से कितने प्लेस हमें अपने लिए चाहिए? हेड के लिए एक प्लेस। अगली बात करें, 3 बार अगर कॉइन टॉस किया गया था, तो आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली वन हेड। तीन में से कितने हेड, कितने प्लेस हेड को चाहिए? एक। तो 3C1 कितना होता है? 3। चार है, चार में से कितने प्लेस हेड को चाहिए? एक ही चाहिए था। 4C1 कितना हो गया? 4। अभी और थोड़ा क्लियर करते हैं। 4 बार अगर कॉइन टॉस किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। तो मतलब अब ये बन रहा है कि चार खाने हैं आपके पास, चार में से कितने प्लेस आपने हेड को देने हैं? कितने रिजर्व करने हैं? दो। तो चार में से दो प्लेस चूज करने हैं। 4C2 कितना आ गया? 6 आ गए। 6। तो आंसर क्या बन गया? 6 अपने हो गए फेवरेबल। टोटल कितने होते हैं 4 वाले? 16। 3। ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ जी सर। मतलब अब अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि 10 coins आर टोस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 हेड्स। 10C4। तो मतलब जो फेवरेबल आने हैं वो कितने आने हैं? 10C4। नीचे कितना हो जाएगा? टोटल कितने बनेंगे?
कॉइन को 10 बार फेंका गया, कॉइन का मतलब 2 फेस, 4 power 10. टू रेज टू पावर 10. 10 1024. ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वो अपना आंसर बनेगा। क्लियर है? एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट टू हेड, ये वाली वर्डिंग या एट मोस्ट वाली वर्डिंग? एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट एक बार, मतलब ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। एट लीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अगर कोइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया था तो कम से कम एक बार हेड आए, 2 बार भी हेड आ सकता है, 3 बार भी हेड आ सकता है। एट मोस्ट 2 टाइम्स अगर बोला गया तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही हेड आ सकता है, 2 से ज्यादा बार हेड अलाउड नहीं है। तो हेड आने के केसेस या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे, इतने टाइम ही हेड आ सकता है। अब जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, थोड़ी और बेसिक बात देखें। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? लाई बिटवीन 0 to 1। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? श्योर इवेंट, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन इवेंट, हाँ, बोल सकते इम्पॉसिबल। Impossible event. हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। 1. सैंपल स्पेस का मतलब सारी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर ले लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी। सर जैसे हमने किया कि एक कॉइन को इतने बार टॉस किया है ना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, अगर 4 कॉइन्स एट ए टाइम, मतलब कि सेम टाइम पे टॉस किया हो तो फिर भी यही बिल्कुल। प्रोबेबिलिटीज बनती है ना? देखो, होता काम ये है कि 2 कॉइन्स आर टोस्ट। एक तो ये वर्डिंग, दूसरा ए कॉइन इज टोस्ट 2 टाइम्स, यही बात हुई। तो जी सर। सैंपल स्पेस में कोई फर्क नहीं आएगा, एक ही ठीक है। तरीके से दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे। एक कॉइन को 4 बार फेंका गया या 4 कॉइन्स एक साथ फेंके गए हैं, अपने सैंपल लिए एक स्पेस सेम। बात है। ठीक है सर। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वर्डिंग में भी क्वेश्चन बनता है। एग्जॉस्टिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वो होते हैं जब सेट्स में बात करें तो जिनकी इंटरसेक्शन क्या आती है? 5। वो इवेंट्स जो एक साथ हैपन नहीं हो सकते, जो एक साथ हैपन नहीं हो सकते। अगर एक कॉइन टॉस किया गया, उसके ऊपर एक बार ही कॉइन टॉस किया गया, उसके ऊपर हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए एक ही बारी में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले इवेंट्स के वो इवेंट्स क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हेड टेल वाला, तो ये बोल सकते हैं ना कि इसका एक इवेंट एच है, एक इवेंट टेल है। सबसेट ही लेने थे इवेंट के लिए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जैसे A1 A2 A3, अगर ये 3 इवेंट्स हैं
अगर इनकी यूनियन मिलके सैंपल स्पेस बना दे तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्ट कर लिया पूरा सैंपल स्पेस जिन्होंने, वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट, ये तीसरा जो वर्ड आता है। इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव में कई बार कंफ्यूजन होती है। इंडिपेंडेंट में हम बोलते हैं जिसमें अगर कोई दो इवेंट है A1 A2, A1 की प्रोबेबिलिटी का फर्क, A1 के होने का या ना होने का फर्क A2 की प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ेगा, बट A2 के होने का और ना होने का कोई भी इफेक्ट A1 पे नहीं पड़ेगा। वर्डिंग बात ये समझे इसकी वर्डिंग में कि A1 के होने का A2 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ये भी तो हो गया ना कि A1 A2 दोनों एक साथ हैपन हुए थे। ये बात समझ आई कि A1 A2 इसके इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में A1 इंटरसेक्शन A2 एम्प्टी नहीं होगा, दोनों एक साथ होंगे बट अपना अपना होंगे, एक दूसरे को नहीं कोई लेके जाएगा। देखो इसमें क्या काम करना होता है हमें। एक बॉक्स में 4 रेड बॉल्स पड़ी हैं, 5 ब्लैक बॉल पड़ी। अगर हमने सिर्फ एक बॉल ही ड्रॉ की, 1 बॉल इज ड्रॉ रैंडमली, वो बॉल रेड कलर की भी हो ब्लैक कलर की भी हो, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। मतलब A1 हमने इवेंट बनाया, बॉल इज ऑफ रेड कलर। A2 हमने इवेंट बनाया, बॉल इज ब्लैक। तो A1 इंटरसेक्शन A2 कुछ आएगा या एम्प्टी होगा? काम भी एक बार किया। ये समझ रहे ना कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती अब। तो ये दोनों इवेंट्स कौन से हो गए? एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स। बट अगर हमने एक की बजाय दो बॉलें निकाली होती, 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो हमने पहली बॉल निकाली थी उसको वापस डब्बे में डाल दिया, दूसरी बार फिर बॉल निकाली। तो इस बार बताओ कि A1 A2 दोनों एक साथ हो सकते हैं? इसमें हम लिख दें कि फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, पहली बॉल रेड आ जाए दूसरी बॉल ब्लैक आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी। हाँ जी। तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस बार ये, और पहली बॉल रेड आई है, दूसरी बॉल ब्लैक आएगी या नहीं आएगी, इसका पहली बॉल के बाहर आने का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा दूसरी बॉल पे। दूसरी नहीं बॉल सर। नो डिसाइड सर। होगी फर्स्ट पे क्या आएगी, फर्स्ट के आने से। तो ऐसे वाले इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक पहचान ये होती है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो ट्रायल है वो 2 बार किया जाएगा, एक से ज्यादा बार किया जाएगा। और एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों बातें पूछी जाएंगी। तो ये तीनों में ये हमें बात पता होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं एक साथ, बट अपना अलग अलग होंगे। एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो हैं जो दोनों कभी एक साथ हैपन ही नहीं हो सकते। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? नो सर। सर इसमें विद रिप्लेसमेंट ही आएगा साथ में हमेशा ही। बिल्कुल आएगा। अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होता तो एक बॉल जो पहले बार निकाली है, दूसरी के लिए सैंपल स्पेस कम पड़ गया, हम्म, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर गया वो पहली बॉल। ठीक है सर, ठीक है। सर मतलब फिर ऐसे बोल सकते हैं जो इवेंट सॉरी एग्जॉस्टिव सॉरी एक्सक्लूसिव इवेंट है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव इवेंट है वो हाँ, बस वो रेयर सा केस है कि दूसरा हैपन ही ना हो, जब उसकी एक की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तब बात अलग है, वैसे नहीं हो सकते बिल्कुल, अपना अलग अलग ही रहेंगे। सर इंडिपेंडेंट में 2 ट्रायल पक्का है? हाँ, एक से ज्यादा बार काम होता है, और सर एक्सक्लूसिव में एक ही होएगा? एक ही होगा।
तो यही पहचान ही इनकी मेन यही है। इसी तरह की फीलिंग आएगी क्वेश्चन में कि एक्सक्लूसिव एक बार में दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी। एक आपने डाई फेंका है, उसके ऊपर इवन नंबर भी आ जाए, ओड भी आ जाए एक ही बार में, तो ऐसा नहीं होगा। यही दो डाइस फेंके गए हैं, पहली बार इवन आ जाए, दूसरा ओड आ जाए, चलेगा। वो इंडिपेंडेंट के केस में आ जाएगा। ठीक है। डाइस के केस में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, एक बार डाई को फेंका गया है, मतलब 6 फेसिस को आपने एक बार फेंका है, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट। तो हाफ हाफ का स्ट्रक्चर बनता है, हाफ नंबर इवन है, हाफ नंबर ओड है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन नंबर्स कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 6, तो 1/6 हाँ 1/2। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी 3/6, 1/2। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो भी 3/6 इवन प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6 एक ही है इवन प्राइम 2, तो 1/6। यही जब हम डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट। एडवांस स्टैटिस्टिक्स अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बेसिक वाले क्वेश्चन ना करोगे। बेसिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर गाइडर के लिए भी। चलो, ये 36 एलिमेंट आ जाएंगे जब हम दो डाइस थ्रो करेंगे। ऐसे कितने हैं जिनके ऊपर 1 इवन एंड 1 ओड डिजिट है। कितने पेयर हैं जिनमें एक इवन और एक ओड है। सर 18 18। 18। जी सर 18 बोथ इवन वाले कितने हैं, 3 3। सर 9 9 बोथ ओड। 9 9। 18 है जो इसमें फर्स्ट इवन सेकंड ओड कितने हैं। पहला इवन हो, दूसरा ओड हो। सर 9 9। मतलब ये भी सिमेट्रिक है काम। फर्स्ट ओड, सेकंड इवन, ये भी आ ये भी जाएंगे 9 9। अब इसमें बात देखो क्या है, जब हमने डाई फेंका है तो आना तो आंसर इसी में से ही है ना, जो भी है, जो भी डिजिट आने इसी में से आने। पहले इसको सेट कर लो। इवन वाले एक क्लास में रख दिए, ओड वाले एक क्लास में रख दिए। क्या चाहिए था आपको, ये जब हमने ये बोला ये निकालो कि फर्स्ट इवन चाहिए, सेकंड ओड चाहिए, तो फर्स्ट इवन इस क्लास का एलिमेंट आएगा, सेकंड ओड इस क्लास का आएगा। फर्स्ट वाले के पास कितनी चॉइस है, पहले खाने के पास कितनी चॉइस है, 3 3। दूसरे के पास कितनी चॉइस है, 3 3। जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक बीच में मल्टीप्लाई चलेगी।
ये लाइन याद रख लेना, पूरी मैथमेटिक्स में चलने वाली। अपने 2 डाई फेंक रहे थे, जब तक काम पूरा नहीं हुआ बीच में मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 केसेस बनने थे। अगर दोनों डिजिट्स पे हमें, दोनों डाइस पे अगर इवन डिजिट चाहिए, तो पहले के पास कितनी चॉइस थी? 3। दूसरे के पास भी चॉइस थी 3। काम 3। पूरा होने का मतलब 9 आने थे। तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए था कि दोनों इवन का मतलब 9 आंसर आएगा। इस तरह दोनों ओड का मतलब 9 आएगा। यहाँ पे 1 इवन 1 ओड था, इसके अंदर 2 केस इंक्लूड थे, पहला इवन दूसरा ओड, पहला ओड दूसरा इवन, इसलिए 9 9 18 बन गए थे। अगर वो भी स्पेसिफाई किया होता तो 9 9 ही आने थे। मतलब ये है कि जब आपसे ये बोला जाएगा कि किसी डाइस को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है, तो ऐसे कितने बीच में नंबर होंगे जिसके पहले ऊपर इवन आएगा, दूसरे पे ओड आएगा, तीसरे पे इवन आएगा। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इस ऑर्डर वाले होंगे, पहला इवन, बीच वाला ओड, तीसरा इवन, कितने होंगे? 27। 27। क्लियर है ना कि इसके पास 3 चॉइस है, इसके पास भी 3 होंगी, इसके पास भी 3, तो 27 बनने हैं। कौन कौन से बनेंगे ये तो पूछेंगे नहीं हमसे, कितने बनेंगे इतना जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर अब चाहिए 10 डाइस फेंक दे, सिर्फ इतना ही पूछा गया कि इवन वाले कितने होंगे, ओड वाले कितने होंगे, तो बता सकते हैं ना सीधा, बिना सैंपल स्पेस देखे। जी सर। अब इसमें फिर आए इवन ओड वाला स्ट्रक्चर, हमने सारा कैटेगरीज अलग अलग कर दी। दूसरी बात आती है कि इनके सम के ऊपर, डिजिट्स का सम है, कम से कम सम कितना है इसका? 2, 1 + 1 2 बनेगा। ज्यादा से ज्यादा सम बनेगा इसका 12। बाकी सारे अरेंजमेंट अपने आप हुए होते हैं। ये वाला जो कॉलम है, जो सम हमें 3 देगा, ये वाला डायगोनल है, सॉरी कॉलम नहीं डायगोनल, जो हमें सम कितना देगा? 4। वो वाले डिजिट्स जिनका सम 5 आ रहा है, वो भी ये वाले। सेम इस तरह से ये 6 वाले आ गए, ये 7 वाला डायगोनल, 7 वाला डायगोनल सबसे बड़ा होता है। इधर जिनका सम 8 बनेगा, 9 बनेगा, 10 वाले, 11 एंड 12। तो जिनका सम 2 है, नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 1। जिनका सम 3 है, केसेस कितने होंगे? 2। 4 वाले केसेस 3, 5 वाले केसेस 4, 6 वाले केसेस 5, और 7 वाले केसेस 6। यहां तक तो काम सीधा सीधा चलेगा। जिनका सम 7 है वो कितने आउटकम्स होंगी? 6 होंगी। उसके बाद जिनका सम 8 है, ये कितने दिख रहे हैं? 5 है। 5। तो इसको याद रख लेंगे हम 13 - 8 से, 13 - n से याद रख लेना इस चीज को, जो भी है। जितना सम है उसको 13 में से माइनस कर दो, वो केस आ जाएंगे, गिन भी लेंगे तो कुछ बड़ा नहीं होगा। 9 वाले केस है, 13 - 9 4 केसेस आ जाएंगे। 13 - 10 करेंगे, जो 10 वाले केसेस है तो 3 आ जाएंगे। इस तरह से 2 है, ये 1। तो नंबर ऑफ केसेस हमें सीधे सीधे पता होने चाहिए, थोड़ा सा याद भी होने चाहिए, डिजिट्स का सम क्या आएगा। ठीक है। अब अगर 2 डाइस फेंके गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज इवन। तो सीधा सा बताओ आंसर क्या होगा, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। सर 4.1। तो देखो ऐसे ही देखना है, गिनने के चक्कर में नहीं पड़ना हमें। सम जिनका इवन आएगा, इवन सम कैसे आता है दो नंबर्स का?
या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड होंगे। इवन इंटू इवन ये कितने होते हैं? 9 मेंबर होते हैं। ओड ओड वाले भी कितने होते हैं? 9। तो ये कितने हैं फिर? फेवरेबल कितने आ गए? 18। 18। तो 18/36 1/2। स्ट्रक्चर क्या है? आधे इवन होते हैं आधे ओड होते हैं। डाइस के केस में ध्यान में रखना, इवन वालों को कुछ ज्यादा नहीं मिला हुआ, ओड वालों को कुछ कम नहीं मिला हुआ। प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए सम ऑफ डिजिट्स ओड, सेम काम है। अगर इसकी 1/2 है तो इसकी भी क्या होनी है? 1/2। इसमें अंदर दोनों केसेस कौन कौन से आ जाएंगे? सम ओड तभी आएगा जब एक इवन एक ओड होगा, एक ओड एक इवन, इन दोनों केसेस को प्लस करना है। तो ये भी 18 बनेंगे। 18/36 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज प्राइम। तो प्राइम सम बनेगा, इसका मतलब सम 2 बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए, 7 और 11। इसके आगे तो नहीं जाएगा। 2 वाले कितने केसेस होते हैं? एक। 3 एक, वाले केसेस 2। 2, 5 वाले केसेस 4, 4। 7 वाले 6, 1। 11 वाले 13 - 11 2। 2। कम किया 15। ठीक है, ये केसेस याद होंगे, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, हर बार गिनने नहीं हमें। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 1/6। ग्रेटर देन इक्वल 10 में 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। 10 वाले केसेस 3 2 और इधर 1। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 6। तो 6/36 1/6। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 2 की बात करें, सम ऑफ डिजिट्स 3 वाले, सम ऑफ डिजिट्स 4 वाले, इसी तरह अगर सबको ऐड करें सम ऑफ डिजिट्स 12 बने, इन सब का आंसर क्या होगा? 35/36। एक कहाँ गया? 36/36 1। सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 2 आए, 3 आए, 4 आए, सारे केसेस आ गए इसमें। मतलब सैंपल स्पेस बन गया ये सारा, क्योंकि डिजिट्स का सम क्या था? 2 से लेके 12 तक की था सारा। तो 2 से 12 हमने सारे कवर कर दिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल। अगर हमें इसमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट लीस्ट 3, तो एट लीस्ट 3 में केसेस कौन कौन से आए? कम से कम 3 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना हो सकता है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल है, इसलिए हमें ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। तो ये वाला मटेरियल यहाँ रख दो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2 वाला। तो 2 वाले केसेस कितने होते हैं? एक ही 1/, सॉरी 1/2, 36। 36, 35/36। तो 1 माइनस करके हम जो केसेस नहीं चाहिए उनको माइनस करके अपने केस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो ये वाला था सम ऑफ डिजिट्स एट लीस्ट 3, ये एक इवेंट है। इस इवेंट का नाम रखते हैं अगर हम ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? जो हमें नहीं चाहिए। नहीं कौन सा चाहिए था?
सम ऑफ डिजिट्स 2 वाला। ए में आगे कम से कम 3 वाले जो नहीं चाहिए था, वो इस इवेंट को क्या बोलते हैं, ए नोट। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर ए की निकालनी मुश्किल है तो 1 माइनस ए नोट कर देंगे, ए नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल के, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। चलो, अब आते हैं कार्ड्स के ऊपर। टोटल जी कार्ड्स। सर। हाँ जी। सर एक बॉडी तो फेयर अनफेयर बायस अनबायस उसका क्या होता है? डाई या कॉइन फेयर या अनफेयर है। हाँ जी, हाँ जी। अनफेयर, अनफेयर, बाइज्ड या अनबाइज्ड। डाइस के केस में देखें कि अनबायस्ड का मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं की गई डाइस डाइस के साथ, मतलब सही वाला डाइस है। बायस्ड का मतलब है कि इसको कुछ टेम्पर किया गया है, कुछ छेड़खानी की गई है। इसके 6 फेसिस थे, 6 के 2 फेसिस के ऊपर 1 1 डाल दिया, बाकियों के ऊपर कोई एक नंबर हटा के उसकी जगह भी 1 लिख दिया, या 2 फेसिस सेम कर दिए, या कोई भी छेड़खानी की गई है अगर इस चीज के साथ, तो वो क्या हो गया, बायस्ड। जिसमें देखो 1 2 3 4 5 6, अगर हमने डाई को फेंका है तो हर एक के हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, हर एक नंबर 1/6। प्रोबेबिलिटी 1/6। जब सबकी सेम प्रोबेबिलिटी हो तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, बायस्ड। ना इक्वली लाइकली केसेस, Equally likely events. इक्वली लाइक। इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर कुछ ऐसा काम पंगा लिया गया डाइस के साथ जिससे ये केसेस इक्वली लाइकली नहीं रहे, वो पंगा क्या हो सकता है, मतलब 6 को हटा के इसकी जगह 1 लिख दिया, तो 6 की प्रोबेबिलिटी तो खा गए, और 1 की प्रोबेबिलिटी डबल होगी, मतलब ज्यादा होगी। तो जिससे ये केसेस इक्वली लाइकली नहीं रहे, अगर ऐसा कुछ हुआ, दैट मीन्स वो जो डाइस है वो क्या है, इस बार बायस्ड है। ठीक है। हाँ जी सर। और सेम कॉइन के केस में भी, अगर कॉइन में हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सारे इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी जब सेम है, तो वो फेयर है। अगर कुछ पंगा पड़ गया, इसमें भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया गया, इसको एक तरफ ज्यादा वजन बढ़ा दिया गया है, जिससे ये केसेस इक्वली लाइकली नहीं रहे, तो उस केस में ये कॉइन क्या हो जाएगा, अनफेयर। ओके। कार्ड्स में देखें तो अपने पास टोटल कार्ड्स कितने, 52। कलर वाइज डिवाइड करें तो 26 ब्लैक और 26 ही रेड होंगे। दो तरह के कार्ड्स कैटेगरी वाइज होते हैं, जिनके ऊपर नंबर होते हैं, और जैक, किंग, क्वीन और एक एस, जिनके ऊपर फोटोएं बनी है, चित्र बने हुए हैं, फेसेस बने हैं, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। जिनके ऊपर नंबर बने हैं, इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड्स। जैक, किंग, क्वीन के साथ ए मिलके जो ये पूरी कैटेगरी है, इसको ओनर कार्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे ए को अकेला एस ही बोला जाता है, मतलब इकट्ठा मिलके एक कैटेगरी बनती है ओनर्स कार्ड, ओनर कार्ड। और फेस कार्ड में जे के क्यू ही आते हैं, ए नहीं आता फेस कार्ड में। फेस कार्ड 12 है, और ये जिनके ऊपर नंबर लिखे हैं वो नंबर कार्ड्स हैं। हर एक पत्ते के कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4 4 की। हर एक कार्ड 4 4 होंगे। सूट्स, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। 4 पत्ते हैं जो ये चारों एक एक मिले हैं। एक पत्ता हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का और एक क्लब का। तो इससे मिलके एक पूरा एक गठरी बन जाती है 4 4 कार्ड्स की। मतलब दुक्की के 4 कार्ड्स हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। तो सबके पास एक एक चॉइस है, सबके पास एक एक टाइप का पत्ता पड़ा हुआ है।
बेस कार्ड 12 है, इस अपने इनके साथ मिलके ही ओनर कार्ड बनाएगा। अब बात आती है सिलेक्शन की। यहां से प्रोबेबिलिटी में एक नया काम निकलता है, 1 या मोर देन 1। कोई एक सैंपल स्पेस था जिसमें से हमने सैंपल स्पेस का कुछ पार्ट बाहर निकाला, थ्रू आउट किया है, बाहर निकाली है ये चीज। कार्ड्स पड़े हैं तो हमने एक कार्ड बाहर निकाला, बॉल्स पड़ी हैं तो हमने एक बॉल बाहर निकाल ली, या फिर एक से ज्यादा काम बाहर निकालना है। 52 कार्ड्स के पैक में हमने अगर 2 कार्ड बाहर निकाले हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, तो आगे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज ऑफ किंग एंड सेकंड इज ऑफ क्वीन। अब इसे सिंपल सा ही लेते, एक कार्ड किंग का है और एक कार्ड क्वीन का है। तो यहां पे अपने पास क्या केसेस बन रहे हैं, 2 कार्ड निकाले गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की एंड क्वीन, एक केस ये बनेगा कि पहला कार्ड किंग का होगा, दूसरा क्वीन का होगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, और बात कर रहे हैं 1 बाय 1, एक एक करके निकालेंगे। उसके बाद पहला कार्ड क्वीन का हो सकता है, दूसरा कार्ड किंग का हो सकता है, ये 2 केसेस बनेंगे। तो यही 2 केसेस बनेंगे। हाँ जी सर। अब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? 60। यदि सर ऐसे 2 केस बना के करने फिर तो सिंपली लिख देंगे 4/52 इंटू 4/51। 4/51, 4/51, इसका आंसर सेम 4/52 सेम इंटू सर। 4/51, ऐड किया 2 टाइम्स हो गया, 4/52 इंटू 4/51। यहां पे डाउट किसी को कि 51 क्यों आया है, दूसरी बात की बीच में प्लस का साइन क्यों आया है, इन दोनों में से कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसको डायरेक्ट हम ये कर सकते थे, एक कार्ड किंग का चाहिए, एक क्वीन का चाहिए, तो किंग कितने होते हैं? 4, 4 में से कितने चाहिए? एक। क्वीन कितनी होती है? 4, 4 में से चाहिए एक, 4c1 4c1 अपॉन टोटल कितने होते हैं? 52, 52 में से 52 कितने चाहिए? C2। 2, 4 इंटू 4 नीचे बनेगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, वो 2 ऊपर आ गया, तो यही सेम आंसर बना। अगर यही काम, सेम ये केस, यही क्वेश्चन 1 बाय 1 इसके साथ वर्ड लगा दिया जाता विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट, जब हमने काम 1 बाय 1 किया है, 2 कार्ड निकाले हैं 1 बाय 1, तो पहला कार्ड जब बाहर निकाला था उसको वापस अंदर नहीं रखा, तो जो पहले 52 कार्ड्स थे, अगली बार जब कार्ड निकालना है तो टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 51। ये केस हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट का, जिसमें हर बार सैंपल स्पेस में कमी आती रहती है, कम हो जाता है। विद रिप्लेसमेंट, पहला कार्ड जब बाहर निकाला
देख लिया कौन सा है, उसको वापस अंदर रख दिया। पहली बार बाहर निकालने में भी 52 कार्ड्स थे, अगली बार भी जब दूसरा कार्ड बाहर निकाला गया तब भी सैंपल स्पेस में कोई कमी नहीं आई, 52 कार्ड्स ही थे। और अगर अब यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में पूछा जाता है हमसे, तो अपना आंसर क्या बनेगा? अगर दो कार्ड निकालेंगे तो किंग क्वीन हो सकता था और क्वीन किंग हो सकता था। पहला कार्ड जब बाहर निकाला गया 4/52, अगली बार जब क्वीन का कार्ड निकाला गया है उस केस में भी ये कितना होगा? 4/52, क्योंकि इस बार सैंपल स्पेस में कोई कमी नहीं आई। फिर प्लस का साइन बीच में, 4/52 इंटू 4/52 दूसरा केस, तो जो तो सॉल्व करेंगे ये आंसर बन जाएगा। एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखनी है कि जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी, कॉम्बिनेशन का यूज हमने कब करना है? हमेशा विदाउट विदाउट। रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट वाले केस। किसी भी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हो तो वो क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट का। जब भी कभी विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करना पहली बात तो, और विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हमेशा बताया जाएगा। क्वेश्चन में जब तक ये नहीं लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट, आपके लिए वो क्वेश्चन कौन सा है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर उसको विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछना है तो उसको स्टेटमेंट में ये वर्डिंग, दो वर्ड डालने पड़ेंगे विद रिप्लेसमेंट। नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अपने आप समझ जाओ कि क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, हम कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। कॉम्बिनेशन में सारे केसेस आ जाते हैं। ये दो केसेस थे, दो को करने की बजाय सिर्फ ये किया हमने, तो इसमें दोनों केसेस का आंसर आ गया। एक बैग में 4 रेड, 5 ब्लैक और 6 व्हाइट बॉल्स पड़ी हैं। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट balls are of different color। बॉल्स डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है कि हम सारे केसेस बनाएंगे। डिफरेंट कलर की बॉल्स का मतलब पहले रेड आ सकती है, फिर ब्लैक आ सकती है, फिर व्हाइट आ सकती है, एक ये केस। फिर रेड व्हाइट ब्लैक हो सकती है, ब्लैक रेड व्हाइट हो सकती है। इस तरह के कितने केस बनेंगे? 6। रेड ब्लैक व्हाइट को अरेंज करना है आगे पीछे, तीन नंबर्स को आगे पीछे अरेंज करना हो तो कितने केसेस होते हैं? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 केसेस बनेंगे अगर हम बनाना चाहेंगे तो। ब्लैक व्हाइट रेड, व्हाइट रेड ब्लैक, व्हाइट ब्लैक रेड। तो तब की प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लैक व्हाइट, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। हमने 3 बॉल्स निकालनी थी, 3 बॉल्स निकल आई, काम पूरा हो गया। तब जाके बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी, फिर तीसरे केस की प्रोबेबिलिटी, ये सारे 6 बार ऐड करके हमें आंसर मिलेगा। बट यही काम अगर हम विद कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, अगर यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला गया विद रिप्लेसमेंट वाला काम, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सारी बॉल्स डिफरेंट कलर की चाहिए, 3 बॉल्स निकाली गई हैं तो एक रेड, एक ब्लैक, एक व्हाइट हो। इसका मतलब रेड में से भी हमें एक चाहिए, काम पूरा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई। 5 में से भी एक चाहिए, ब्लैक में से भी, और 6 व्हाइट में से भी एक चाहिए। टोटल कितनी है? मतलब 15C3। ये जो भी आंसर आएगा ये इन 6 केसेस के सम के इक्वल होगा। तो कॉम्बिनेशन का अगर आपके पास चॉइस है कॉम्बिनेशन यूज करने की, तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें। और ये कब करना सही रहता है? जब एक से ज्यादा चीजें बाहर निकाली गई, एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट की गई।
क्लियर है? हाँ जी सर। एक बैग के अंदर 20 टिकट्स पड़ी हैं। ये बैग कंटेन्स 20 टिकट्स, नंबर 1 to 20 है इसके ऊपर, 1 2 3 अप टू 20 तक। 2 tickets are drawn, at random. Find the probability that both numbers are prime. तो बताओ जरा क्या होगा आंसर। सेवन सी टू अपॉन 20C2। सेकंड का 10C1 इंटू 10C1 अपॉन 20C2। सर 8C2 अपॉन 20C2। 8C2 अपॉन 20। प्राइम नंबर कितने आ गए? 8 आए, 2 3 5 7 11 13 17 19, 8 आए ना। 8C2 अपॉन 20C2 फर्स्ट का आंसर। दूसरा चाहिए सम इज ओड। सेकंड और थर्ड तो सेम। हाँ, सेकंड और थर्ड तो सेम ही है सर। 10C1 इंटू 10C 10C1। डिवाइड बाय 20C2। थर्ड वाला सेम ही है सर, यही कंसेप्ट लगाया। फोर्थ वन इज इसमें डिवाइड बाय 2 कर दो सर। वन इज इवन, वन इज ओड। इसके अंदर दोनों केस इंक्लूड थे, इवन ओड वाला, ओड इवन वाला। इसमें पहला इवन दूसरा ओड होगा, पहला ओड दूसरा इवन होगा। ये दोनों केसेस मिला के कॉम्बिनेशन जब यूज होता है तो दोनों केसेस का आंसर आता है। अगर उसने स्पेसिफिकली ऑर्डर दे दिया, फर्स्ट इज इवन सेकंड इज ओड, तो मेरे अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन से बचना। फिर कई बार नंबर्स, ये तो 10 10 इक्वल है तो काम चल गया। नंबर ज्यादा और कम हो, इवन और कम ज्यादा हो, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। तो फर्स्ट ओड चाहिए, हाँ जी सर। सेकंड इवन चाहिए। हाँ जी। तो फिर तो दिक्कत आ सकती है सर यदि कम ज्यादा हो। बिल्कुल, तभी फिर सीधा डिवाइड बाय 2 करने से नहीं चलेगा। तो अगर ऑर्डर दे दिया स्पेसिफिकली कि पहला ये चाहिए दूसरा ये चाहिए, तब कॉम्बिनेशन से नहीं होगा।
कॉम्बिनेशन हमें आंसर देता है इकट्ठा सारे केसेस का, जितने भी बन सकते होते हैं, बट उसमें से आपको सिर्फ एक ही केस की अब बात पूछी गई है। तो पहला ओड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/20। 10/20, बीच में मल्टीप्लाई। दूसरा इवन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/19। 10/19। 19 क्यों लगाया? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हमें नहीं बोला गया, तो ये विदाउट का ही केस है, तो ये इसका आंसर बनेगा। बॉल्स वाले केस में अगर इसमें हमें ये बोल देते स्पेशल कि फर्स्ट बॉल रेड, सेकंड ब्लैक, थर्ड वाइट, ये ऑर्डर दे दिया जाता कि फर्स्ट रेड ही चाहिए, सेकंड ब्लैक चाहिए, और थर्ड बॉल वाइट चाहिए, तो इसमें अब क्या कॉम्बिनेशन लगेगा? कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा, पर इसका ध्यान रखना, जब पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया गया है तब सिंगल सिंगल ही काम करेंगे। ये डिवाइड वाला, बाय 6 करके तो लग सकता है सर। हाँ जी, यदि हम डिवाइड बाय 6 कर दें। सिर्फ एक केस के लिए बोल कम, वही कम ज्यादा वाला चक्कर पड़ सकता है। नहीं सर, यदि हमें केसेज पता चल गए टोटल कितने हैं, क्योंकि हाँ, सभी सभी केसेज में प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रही है। वो नंबर ऑफ केसेस पता लग गए हैं बिल्कुल। अब तो उसी तरह से आइडिया हो गया ना कि सबका सेम है आंसर, तो हाँ डिवाइड बाय हाँ। कर सकते हैं बिल्कुल। पर अगर एक ही केस है तो एक ही केस की निकाल दो बस, उससे इतना भी कैलकुलेशन करनी है हमें, पहले करें फिर डिवाइड बाय 6 करें। ए लीप ईयर हैव 53 संडेज, बड़ा घूमता है ये क्वेश्चन। नॉन लीप ईयर हैव 53 संडेज। पहले का 2/7, सेकंड का 1/7। नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने हो गए? नॉन लीप ईयर में कितने दिन हो गए? 366 सर। नॉन में 365। 365। 365। 364 इधर चले गए 52 वीक्स में, और एक दिन है वो उसको अलग रख दिया हमने। मतलब चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, 52 टाइम्स तो वो आएंगे ही आएंगे कम से कम। एक साल में कम से कम 49 संडे होंगे, 49 मंडे होंगे, 49 वेडनेसडे होंगे, सारे दिन होंगे। अब ये जो एक बच गया, ये किसके हिस्से में आना है? वो 53 बनाएगा इसको। तो इसके पास कितनी चॉइसेस है? 7। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको 53 संडेज चाहिए तो संडे आने के लिए एक ही चॉइस है इसके पास, 1/7 बन जाएगा इसका आंसर। अब अगर ये पूछा जाए ए नॉन लीप ईयर हैव 52 मंडेज, तो क्या आंसर बनेगा? 6/7। 52 मंडेज का मतलब कि 53 मंडेज नहीं चाहिए। 53 आने के चांसेस इसके पास कितने होंगे? 1/7। अब हमें ओनली 52 ही चाहिए, तो 1 - 1/7 इज 6/7। और अगर यही लीप ईयर में बात करें तो लीप ईयर में अपने पास डे 366, जिसमें से 364 ये ले गए और एक्स्ट्रा दिन बचे अपने पास दो। 52 के बाद अगर मंडेज आ सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है दो इकट्ठे मंडे आएंगे, बट दो केसेस बनेंगे इसके पास। दो दिन है तो वो कौन कौन सी कैटेगरी के हो सकते थे? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे।
मतलब ये सैंपल साइज बन जाएगा इन 2 दिनों के लिए जो पीछे पड़े हैं। तो अगर हमें 53 संडे चाहिए तो वो संडे वाला केस ये भी लेके आ सकता है, संडे वाला केस ये भी लेके आ सकता है। तो इस बार अपने पास फेवरेबल 2 हो गए। तो 2/7 आंसर बन जाएगा अगर लीप ईयर के केस में पूछा जाएगा तो। odds ऑफ एन इवेंट। तो odds में हम बातें करते हैं odds इन फेवर, दूसरा odds अगेंस्ट फेवर। odds इन फेवर का मतलब जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, इसकी जो रेशो होगी वो odds इन फेवर। ऊपर यस की प्रोबेबिलिटी, नीचे नो की प्रोबेबिलिटी, तो इन फेवर वाला काम है। अगर किसी इवेंट्स के लिए बोला जाए कि इसके odds अगेंस्ट फेवर निकालो, तो इसका मतलब है कि ऊपर उसके नोट की प्रोबेबिलिटी लेनी है, नीचे उसके होने की प्रोबेबिलिटी लेनी है। रेशो में आंसर दिया होगा तो ई नोट रेशो ई हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया अगर दी odds अगेंस्ट throwing 11 with 2 dice, और उसके बाद ऑप्शन दे रखी हूँ दी odds अगेंस्ट throwing 11 with 2 dice। 2 डाइस से 11 आना चाहिए, इसका मतलब 2 डाइस के सम डिजिट्स के सम की बात हो रही है और उसके अगेंस्ट फेवर हमें निकालने हैं। मतलब जो ई इवेंट है अपना एक तरह से क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज 11। तो क्या आएगा रेशो में आंसर इसका? 2/11, 2/11। 17:1। 17:1। रेशो 1। 11/2 शायद। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/36। 2/13। ओहो, 36। नोट की प्रोबेबिलिटी 34/36। अगेंस्ट चाहिए हमें तो 34/36, मतलब इसी को डिवाइड करना है हमें 2/36। 34/2, 17/1, 17:1। अगर हमें odds इन फेवर गिवन है 2:3, odds इन फेवर गिवन है, देन इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। 5। पहले आती है यस की इन फेवर में अपॉन टोटल, इसके नोट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीछे वाली अपॉन टोटल। अगर odds ऑलरेडी गिवन है तो टोटल इनका नीचे लगेगा, आगे है जो इन इन वाली यस वाली प्रोबेबिलिटी है, पीछे नो वाली प्रोबेबिलिटी। इस तरह से odds अगर हमें अगेंस्ट में बात बोली जा रही है, odds अगेंस्ट फेवर 2:3 होते अगर, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी? 3/5। 3/5। और पहले वाली जो होती है वो ई नोट की 2/5।
एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। If A and B are two events, then probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. If events are independent, then probability of A intersection B is probability of A into probability of B. और अगर हमें कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी प्रूव करने हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर देंगे। मान लो दो काम एक साथ हुए हैं, एक में कॉइन फेंका गया और एक बार डाइस फेंका गया, या इकट्ठे फेंके गए हैं दोनों, एक कॉइन फेंका गया और एक डाइस फेंका गया। फाइंड द, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन के ऊपर हेड आए और इसके ऊपर 4 आए, कॉइन के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर 4 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/12 सर। इसकी 1/2 है, इसकी 1/6 है, 1/12। मतलब ये हो गया कि जो हेड है इसको हम इवेंट ए नेम दे दें, हेड ऑन द कॉइन, और जो बी इवेंट है इसको हम बोल दें 4 ऑन द डाई। तो हम यही चाह रहे थे ना कि ये दोनों बातें एक साथ हैपन हो, तो हम ए इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। एंड का मतलब इकट्ठा, मतलब कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें हमने ये तो नहीं कर दिया ना कि 0 आएगा, वो एग्जॉस्ट इन डिसजॉइंट केसेस जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनमें होता है। ये बातें दोनों एक साथ हैपन हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपनी आएगी। तो इस तरह के इवेंट्स कौन से हो जाते हैं? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसमें इसके ऊपर हेड आए या टेल आए, उसके ऊपर 4 आने का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ए बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन ए नोट बी, ए बी नोट एंड ए नोट बी नोट, ये सारे भी इंडिपेंडेंट होंगे। मोर ओवर, अगर इनमें से कोई एक भी हमें इंडिपेंडेंट मिल गया, एक पेयर भी इंडिपेंडेंट मिल गया, तो बाकी जो बचे हैं वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे। उसका मतलब यह है कि अगर ए नोट इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी पूछी जाती है हमसे, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल लिख सकते हैं, अगर हमें ए बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। तो हर एक की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम अलग अलग कर सकते हैं अगर हमें एक भी पेयर इंडिपेंडेंट दिया हुआ हो, बाकी अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वर्डिंग अगर आए अपने पास एट लीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन किसी भी केस में, तो इसको निकालने का भी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। अगर एक बॉक्स में 10 आइटम्स पड़ी हैं, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, थ्री आइटम्स इसमें से ड्रॉ की गई 1 by 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज डिफेक्टिव। एट लीस्ट वन इज डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव होगी। ज्यादा से ज्यादा कितने डिफेक्टिव हो सकती हैं? तीनों भी डिफेक्टिव, दो भी, तीन भी।
2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। डिफेक्टिव का पूरा सिनेरियो क्या बनता? हो सकता था 0 डिफेक्टिव हो सकता था 1 एक ही आइटम डिफेक्टिव आए, 2 डिफेक्टिव आइटम्स भी आ सकती थी, 3 भी आ सकती थी। अगर 3 आइटम्स निकाली गई हैं तो ये पॉसिबल केसेस हो सकते थे। कोई डिफेक्टिव ना होती, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव या 3 डिफेक्टिव। और इन ये सैंपल स्पेस कवर करके सारे, इन सब का सम किसके इक्वल होता? 1 के। बट हमें इस बार चाहिए एट लीस्ट वंस, तो ये वाले केसेस चाहिए हमें एट लीस्ट वन, ये वाले। तो इसलिए हम इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस ये उधर ले गए, नोट वाली प्रोबेबिलिटी। एट लीस्ट वन, 1 माइनस नोट का मतलब नो डिफेक्टिव। तो अब इसका क्या बनेगा आंसर? कोई भी डिफेक्टिव नहीं है अगर 7C3/10C3। 3 डिफेक्टिव थी तो सही वाली 7 थी। 0 डिफेक्टिव का केस चाहिए तो सही वाली आई होंगी तीनों की तीनों, 7C3/10C3। तो ये जो आंसर बनेगा, हाँ, निकल आएगा। सर रिपीट कर दो, समझो। एट लीस्ट वन, ये वर्डिंग जब भी आएगी, मान लो हमने 5 कॉइन टोस्ट किए, 5 कॉइन्स आर टोस्ट। अब ये आप खुद बताओ कि उन 5 के ऊपर कितनी बार हेड आ सकता है जब 5 कॉइन टोस्ट किए? हो सकता है कोई भी हेड ना आए, सारे के सारे टेल आ गए। एक बार हेड आने वाले केस भी हो सकते हैं, 2 बार हेड भी आ सकता है, 3 बार हेड आ सकता है, 4 बार हेड आ सकता है, या फिर 5 के 5 बार ही हेड आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सारी। हाँ जी। ठीक है, 5 बार कॉइन टॉस किया गया। अभी हमने सिर्फ अपनी पॉसिबिलिटी देखी कि 5 कॉइन्स के ऊपर क्या क्या हो सकता था। पांचों के पांचों टेल, मतलब कोई भी हेड ना, ऐसा हो सकता था कि कोई भी हेड ना आए। एक हेड वाले केस भी आ सकते थे, हो सकता है 2 बार हेड आता, उनमें से 3, 4 या 5 बार आता। अगर हमसे पूछा जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, 5 बार कॉइन फेंका गया है, कम से कम एक बार हेड आए, कम से कम एक बार हेड आएगा। तो इनमें से कौन से केसेस हमने फोकस में लेके आने हैं, कौन से केसेस की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे? 1 2 3 4 5। 3, 4, 5 किसकी बात नहीं कर रहे? 0 की। जो हेड, जीरो हेड का मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं ना, नो हेड। तो एक तरफ तो ये सारे केस निकालने हमें आंसर मुश्किल लग रहा है, उसके ऑपोजिट क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ये वाला कर दें, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 के। यस। टोटल प्रोबेबिलिटी इन सारे केसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। तो हमने ये सारा निकालने से अच्छा क्या लगा कि ये इधर ही पड़े रहने देंगे, 1 में से 0 हेड वाला केस उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नोट वाली, जो हमें नहीं चाहिए होगा। तो 1 माइनस, ये बताओ 0 हेड वाले कितने केस आएंगे? 1। हमने पुराने तरीके से भी अगर चलोगे तो 5C0, टोटल 2⁵ यही किया था ना हमने स्टार्टिंग में। अगर 5 कॉइन टॉस किए गए हैं, 3 हेड वाले कितने केस होंगे? 5C3 था ना उसका आंसर। तो 0 हेड वाले कितने हो गए? 5C0, टोटल कितने? 2⁵ क्लियर है? हाँ जी। तो जब भी कभी एट लीस्ट वन वाली वर्डिंग नजर आएगी, दिखेगी हमें, तो इसमें एट लीस्ट वन में बहुत सारे केसेस इंक्लूड हो जाते हैं आगे तक, क्योंकि कम से कम है तो 2, 3, 4, 5 तक आगे चलते रहते हैं। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि 1 माइनस जो पीछे छूट गया उसको माइनस कर दो 1 में।
एक मिनट रुको मैं स्क्रीन हो रही है शो। यस सर। हाँ हाँ जी सर। जी सर, अभी हो रही है। तो हम कर रहे थे काम, हाँ, एटलीस्ट वन वाला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, अंडर सम रिस्ट्रिक्शन या फिर अंडर सम कंडीशन, if two dice are thrown and it is given that sum of digits is even, के बाद then find the probability that both digits are even। क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट समझें। इफ टू डाइज आर थ्रोन, और सीधा यहाँ पे अगर जंप आता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डिजिट्स आर इवन, दो डाई फेंकेंगे, दोनों दोनों डिजिट्स इवन आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगा आंसर, सीधा बताओ। वन बाय टू सर। दोनों डिजिट्स इवन होंगे, 1/2। ओनली इसका बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिजिट आर इवन। इवन हाँ, वाले तो नौ नौ केसेस हैं सर। बीच में लाइन अभी छोड़िए, बस दो डाइस थ्रो किए गए, बोथ डिजिट्स इवन आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बस। 1/4 आ जाएगी सर। 1/4 आएगी। इवन वाले 9 होते हैं, 9/36, 1/4 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है यहाँ से तो ये बनता। अब उसने क्या बोला, इफ टू डाइज आर थ्रोन इट इज गिवन दैट सम ऑफ डिजिट्स इज इवन। सम ऑफ डिजिट्स इवन आ चुका है, तो क्या क्या हो सकता था? डिजिट्स का सम इवन कैसे कैसे आ सकता था? या तो दोनों डिजिट्स इवन होते,
या फिर दोनों ओड होते हैं। बट उसमें से अब उसने क्या पूछ लिया अब अगली बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डिजिट्स आर इवन। डायरेक्ट नहीं पूछे, एक लाइन पहले बीच में बनाई गई है, उसके बाद काम पूछा गया है। अब इसमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हम कर रहे हैं, इसमें कंडीशन कौन सी हुई? सम ऑफ डिजिट इज इवन। सम ऑफ डिजिट्स इज इवन। एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उससे भी और क्लियर हो जाएगा। टू डाइज आर थ्रोन, फिर वही काम। इफ थ्री अपीयर्स ऑन at least one of the dice, then what is the probability that sum is greater than 9? If two digits are two dice are thrown, बीच वाली लाइन अगर हम नहीं पढ़ते, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, तो सीधा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ग्रेटर देन 9। सिर्फ यहां तक अगर बात आ जाती, दो डाई फेंकेंगे, 9 से ज्यादा सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 10 11 12 वाले केस करते, आंसर हो जाता अपना। अब बीच में उसने एक और डाल दी लाइन, इफ थ्री अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस। कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है, तीन आ चुका है कम से कम एक डाई के ऊपर, उसके बाद ये बताओ क्या होगा। मतलब इस केस में क्या होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद बीच में क्या आई, एक कंडीशन, देन पूछा गया प्रोबेबिलिटी इवेंट की, इवेंट बना के एक प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि क्या होगा। एक्सपेरिमेंट के बाद डायरेक्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, ये सीधा क्वेश्चन है। बीच में एक जंप लेना है कंडीशन का, उसके बाद जाना है, एक स्टॉप लेना है, सॉरी जंप नहीं, स्टॉप लेना है कंडीशन के लिए, फिर आगे जाना है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसे केस में हमेशा जो आपका सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस होता है। अब इसमें क्या देखें कि अगर सिर्फ टू डाइज आर थ्रोन, कितने केसेस है अपने पास? 36। हमने नहीं करना ये काम, छोड़ देते हैं इसको। ये बताओ, इफ थ्री अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस, ये कितने केसेस है जिनके ऊपर थ्री एक कम से कम एक बार आता है? 11। 1 3 3 1, 2 3 3 2, 3 3, 4 3 3 4, 5 3 3 5 एंड 6 3 3 6। अब ये बताओ कि मुझे जो अपनी प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए वो 36 केसेस में निकालनी चाहिए या फिर इन 11 केसेस में से निकालनी चाहिए? 11 में से। मैं 36 से क्या लेने देना अब हमें, जब उसने बोल ही दिया कि इन ये होने के बाद बताओ अपना आंसर, कि 3 आ चुका है जब, उसके बाद ये बताओ सम 9 से बड़ा होगा। तो ये 36 तो किसी काम के नहीं है फिर अपने लिए। हाँ, एक तरीका है जिसमें इनको काम में लाया जाता है। बट अभी अगर हमें ये बात समझ आ गई कि थ्री अपीयर्स वाला काम लिया हमने, तो इसमें से ऐसे कितने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है? 0। सम 6 और 3 9 तक ही बनेगा, ग्रेटर देन 9 तो कोई भी नहीं आ रहा, तो जीरो केस आ गया। चलो थोड़ा क्वेश्चन सही कर लें। सम ग्रेटर देन 8 चाहिए, तो कौन से होते हैं? 2 6 बाई 3 11। 3 6। तो जो हमें चाहिए था वो दो केसेस हैं, निकाले हमने 11 में से है, तो 2/11 अपना आंसर हो जाता। समझ आई ये बात? हाँ जी।
अब आगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो नोटेशन यूज करते हैं ए गिवन बी। ए वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है और बी वो कंडीशन है जो हमें गिवन है। ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर होता है, जो गिवन है वो नीचे है। तो इसको बाय फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब आपने इस फॉर्मूला का यूज करना है तब जो बड़ा सैंपल स्पेस है आपके पास, लार्ज सैंपल स्पेस, उसका यूज होगा। जब इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो स्मॉल सैंपल स्पेस यूज होगा। स्मॉल का मतलब रिड्यूस्ड वाला। जब हम कंडीशन को ही सैंपल स्पेस लेके चलेंगे कि जो अपनी कंडीशन है, जो गिवन है, वही अगर अपना सैंपल स्पेस है, तब हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को हमने देखना है, यही यूज करना है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी को यूज ही करना पड़ेगा, तो बड़ा सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ती है। तब उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? 2 dice थ्रोन है, इफ 3 appears on at least once then what is the probability? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका नाम ए रखा जाएगा। ए मतलब क्या हो गया? सम ग्रेटर देन 8। जो गिवन है उसका नाम बी रखा जाएगा। 3 appears on at least one of the dice, तो ये बी इवेंट हो गया। तो ए में ओवरऑल बड़े सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग ए में कितने केस आ गए? ए में 3 6 6 3 6 4 4 6 6 5 5 6 5 5 एंड 6 6, ये केसेस आएंगे। अगर ए का सम हमें ग्रेटर देन 8 चाहिए तो ये कैसे जाएंगे? ओवरऑल पूरा देखेंगे जब। अब वो वाले केसेस जिनके ऊपर 3 अपीयर हो रहा है वो हमने पहले निकाल लिए थे, ये पढ़े। तो बाय फॉर्मूला क्या चाहिए? इनका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? कॉमन कौन से आगे? 6 3 3 6। 6 3 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दो कॉमन है, 2/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। बी में कितने थे? 11। 11। 11/36, ये कट जाता है और बचा क्या? 2/11। तो ये बात सबको क्लियर हुई? या इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो पूछो। डाइस से अलग एक क्वेश्चन देख लें इसमें। एक टाउन है जिसमें, सिटी है जिसमें 40% पीपल है विद ब्राउन हेयर्स। 40% ऐसे बंदे हैं जिनके ब्राउन हेयर्स हैं। 20% ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आईज हैं। 15% ऐसे हैं जिनके बोथ ब्राउन हेयर्स एंड ब्राउन आईज हैं। अब if a person is selected at random
हैज brown hair, then find the probability that he also has brown eyes. फोर्टी परसेंट ऐसे हैं जिनके पास ब्राउन हेयर्स हैं, 25% वाले ब्राउन आईज वाले हैं, 15% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं. इफ ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्राउन हेयर्स, मतलब ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है ना कि जो बंदा सिलेक्ट किया गया है उसके पास ब्राउन हेयर्स तो हैं. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट उसके पास ब्राउन आईज भी होंगी. तो बीच में एक ब्रेक लगी है, उसके बाद आगे गया है. दैट मीन्स ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. तो इसमें ए और बी किसको मानेंगे? ए जिसकी ये प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी होती है. ए है ब्राउन आईज वाला काम, और बी जो हमें गिवन है, जो गिवन है वो ब्राउन हेयर्स. तो प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है ए की, जबकि गिवन है बी. तो ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी हमें बोथ वाला डाटा दे रखा है 15%, तो 15/100 हो गया ये. ओनली बी मतलब ब्राउन, बी किसको माना है? ब्राउन हेयर. हेयर वालों की कितनी है? 40%, तो 40/100. इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 15/40/8. अब इसको बिना इस वाले फॉर्मूले का यूज करके कैसे कर सकते थे? सीधा सर 15 में से 40, 40 में से 15. चालीस में से 15 लेने थे. यस डायरेक्ट सर. कभी भी दिक्कत आ रही है कभी भी, तो ये फॉर्मूला तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको. ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी. अगर ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए, देन ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ओपन हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में. नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा. वैसे भी इसकी सेंस समझो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ. जब उसने खुद ही बोल दिया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो बी हमें दिया हो या ना दिया हो, कोई फर्क पड़ता है ए को? नो सर. तो फिर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी, जितनी होगी वो आ जाएगी बस. बी चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, जब फर्क ही नहीं पड़ना, तो ए क्यों इसको देखे? तो जो ए की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए फिर डायरेक्ट वही आंसर आ जाता है अगर इंडिपेंडेंट हो. ठीक है. बेसिक प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट ग्रुप में भेज दिया मैंने. ये कंडीशनल तक है, एक दो टॉपिक और बचे हैं अपने इसके. कल डाउट्स के साथ बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेंगे. सर हाँ जी. सर कल वाली क्लास थोड़ा जल्दी हो सकती है. कल हाँ छुट्टी है कल, बिल्कुल. बताओ कितने बजे रखें? सर 4 बजे रख लो शाम को. नहीं सर, यही टाइम ठीक है. सर कल ऐप में लगेगी क्लास? क्लास जूम ऐप पे लगा करेगी, अपलोड होएगी ऐप पे. ओके ओके.
कल तक आ गया ऐप तो ठीक है, नहीं तो कल परसों तक तो हो ही जाएगी। सर देख लो एक बार, एक दिन टाइम चेंज करके सर, क्योंकि मैंने वो क्लास लगवानी भी जरूर है, क्योंकि वो डाउट्स वाली है, तो आप देख लो थोड़ा टाइम। सर दोपहर को रख लो। बता दो, मैं कल वैसे फ्री हूँ सारा दिन, 2 बजे 1 बजे जब भी रखनी हो तभी एग्री करते हो। मॉर्निंग रख लो सर। हाँ सर, अगर कोई किसी को इशू नहीं है तो हम मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, जैसे 6-7 बजे तक। सर जी आप बता दो, ऐसे तो फिर टाइम नहीं डिसाइड होगा, कोई सर बोलेगा मॉर्निंग, आफ्टरनून कोई और बोलेगा इवनिंग evening। में रख लो। सर ये फिक्स ही कर लो, तो ये ठीक है टाइम सर। वैसे ही टाइम यही रहेगा, और कल छुट्टी है तो उसके लिए चलो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। सर कर दो थोड़ा जल्दी, मतलब 7 से पहले पहले खत्म हो जाए, ऐसे कर दो सर। मैंने कहीं अर्जेंटली जाना है, बट मैंने डाउट वाली क्लास भी आप लगवानी से है। पहले पहले तो क्या फिर, मेरी ना एक्चुअल में अभी आपकी 9 बजे क्लास खत्म हुई है, 9 से बाद भी एक क्लास होती है, मुझे ठीक। बच जाते हैं रात को 11:30 बजे। नहीं सर कोई बात नहीं, सुबह नहीं, आप बता दो टाइमिंग, सुबह ना होकर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दोपहर में देख लो सर। 1 बजे ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। ये कल का थैंक यू। दिन रहेगा बस 1 बजे।